वेलकम टू क्रिएटिव लाइफ। आज हम लोग जो है क्वेश्चन सीरीज़ में आगे देखेंगे जो हड़प्पा और सिंधु सभ्यता के बारे में है। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया है। जो हड़प्पा सभ्यता में खुदाई के दौरान मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं उनमें किस प्रकार के रंग का प्रयोग हुआ है, मतलब वे किस कलर के दिखते हैं। तो इसका सही आंसर है लाल कलर। और आप जो है हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त पुरातात्विक स्थलों में जब आप देखेंगे तो उनमें आपको इस प्रकार के बर्तन मिलेंगे जिनमें लाल कलर आपको दिखेगा और इसमें जो है चित्रकारी भी दिखेगी जिसमें विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां हैं और कहीं कहीं पर जो है कुछ विशेष निशान भी हैं जिससे उनके धार्मिक प्रतीकों का भी पता चलता है। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। ए ऐतिहासिक काल, बी प्रागैतिहासिक काल, सी उत्तर प्रागैतिहासिक काल, डी आद्य ऐतिहासिक काल। तो इसका जो सही आंसर है हमारा वो है आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। तो इसे प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड क्यों कहा जाता है, आद्य ऐतिहासिक काल क्यों कहा जाता है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। जो भारतीय इतिहास है वो जो है 3 भागों में बटा हुआ है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो इसके बारे में हम स्पेशल देख लेते हैं अलग से। प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है। ऐसा समय जिसमें मनुष्य सभ्यता से दूर अपना जंगली जीवन यापन करता था और गुफाओं में रहता था, जिसमें मानव के जीवन की अपेक्षाकृत संपूर्ण सभ्य नहीं था, मतलब वह परिवार की तरह या फिर एकजुट में नहीं रहता था। वो जानवरों की तरह गुफाओं में और शिकार करता था। तो उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं और इस काल का ऐतिहासिक पुरातात्विक साधनों से ज्ञात होता है। जो पुरातात्विक साधन है जैसे कि उनके शिकार करने के जो हथियार रहे होंगे और उनकी गुफाओं में उनके जो चित्र बने हुए हैं, क्योंकि मनुष्य बहुत ही कलाकृति और कला प्रेमी रहा है और वह अपने कला का प्रदर्शन हमेशा करता रहा है। जब मनुष्य सभ्यता में नहीं था, जो सभ्य बोलते हैं, तो भी वह विभिन्न प्रकार की चित्रकारियों का प्रयोग अपने रहन सहन के स्थान गुफाओं में किया करता था। इस काल को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, पुरा प्रस्तर काल, दूसरा है मध्य प्रस्तर काल और तीसरा है नव प्रस्तर काल। तो नव प्रस्तर काल को ही उत्तर जो है प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं। तो इसके समय जो है दिए गए हैं, पूरा प्रस्तर काल का जो है मतलब मनुष्य की सभ्यता जब से प्रारंभ हुई है तब से लेकर 8000 ईसा पूर्व तक है। मध्य प्रस्तर काल जो है 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक है और नव प्रस्तर काल जो है 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व है। इसके बाद से हमारा जो है सिंधु सभ्यता प्रारंभ हो जाता है और वह आता है आद्य इतिहास में। इतिहास का ऐसा काल जिसके लिए लेखन कला के प्रमाण तो हैं लेकिन या तो वो अपुष्ट हैं, मतलब उसकी पुष्टि नहीं की गई है, या फिर उनको अगूढ़ लिपि में हैं जो समझा नहीं जा सका है या फिर जिन्हें हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। ऐसे काल को आद्य इतिहास कहते हैं। जैसे हम जानते हैं कि सिंधु सभ्यता हमारी है, सिंधु सभ्यता में बहुत से लिखित प्रमाण मिले हैं, उनके बाट मिले हैं, विशेष प्रकार के चिन्ह मिले हैं और कुछ लिपियाँ भी मिली हैं जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इसे आद्य इतिहास की श्रेणी में रखा जाता है। इस काल के इतिहास लेखन के लिए साहित्य एवं पुरातात्विक साधनों का प्रयोग किया जाता था। पुरातात्विक एवं साहित्यिक जो है साधन उपलब्ध हैं लेकिन इन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। इस काल के अंतर्गत 2500 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व के मध्य का काल आता है। तो इसके दौरान जो है हमारा इसी मध्य में जो है सिंधु घाटी सभ्यता भी आती है। और अगला है हमारा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसके बारे में हमें लिखित सामग्री प्राप्त है और उस समय आदमी या फिर मनुष्य सभ्य बन चुका था और अपने जो है ऐतिहासिक संग्रह को सुरक्षित रखना सीख गया था। महाजनपद काल प्रारंभ होता है, इसके बारे में हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआं अवशेष मिला है। ऐसा कौन सा स्थल है जहां पर सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में जो है कुओं का अवशेष मिला है। तो ये है हमारा मोहनजोदड़ो
तो मोहनजोदड़ो में आपको हम एक घर के मैप का चित्र बनाते हैं। इसमें जो है ये मेन प्रवेश द्वार है और प्रवेश द्वार के बाद यहाँ पर 6 ये जो है कुआं है, इसी से जो है जल आपूर्ति की जाती थी। और उसके बाद ये अलग अलग सब कमरे बने हुए हैं जिसमें लोग रहते हैं। तो इस प्रकार की विस्तृत और विकसित सभ्यता हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है, जिसे दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी के द्वारा प्रकाश में लाया गया था। जो इस समय का ये मैप है, ये वर्तमान में भी अभी गाँव में इस प्रकार का घर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सभ्यता किस प्रकार की रही होगी। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने के लिए जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन है? ऑप्शन ए दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी, ऑप्शन बी जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, ऑप्शन सी आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव, और डी है माधव स्वरूप वत्स एवं वी राव। तो इसका हमारा सही आंसर है दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी, जिन्होंने सिंधु सभ्यता की खोज के लिए महत्वपूर्ण तथ्य कलेक्ट किए हैं। अब इनके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि यह सिंधु सभ्यता जो है कैसे प्रकाश में आई और इसका उत्खनन कार्य किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। तो सर जॉन हुबर्ट मार्शल के द्वारा जो है यह उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया था और ये 1902 से 1928 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक भी रहे हैं। तो रॉबर्ट जॉन हुबर्ट मार्शल, आप इनको जो है शॉर्ट में सर जॉन मार्शल के नाम से भी जानते हैं। और उसके बाद जो है राज बहादुर दयाराम साहनी, जिनको सिर्फ दयाराम साहनी के नाम से अक्सर बुलाया जाता है, इनका पूरा नाम जो है राज बहादुर दयाराम साहनी है। इनका जन्म जो है 16 दिसंबर 1879 में भेड़ा पंजाब ब्रितानी भारत में हुआ है, जो कि अब वर्तमान में ये पाकिस्तान में है। और इनकी मृत्यु जो है 7 मार्च 1939 में जयपुर राज्य अब राजस्थान में है और वह जो है भारत का हिस्सा है। और इनको प्रसिद्धि किस लिए मिली? क्योंकि इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की जो है खोज की थी और इसके उत्खनन से भारतीय इतिहास को प्रकाश में लाया था। और ये जो है जॉन मार्शल की अध्यक्षता में यह कार्य संपन्न किया गया था। और अगले हमारे हैं राखलदास बनर्जी, जिनका नाम था राखलदास बंदोपाध्याय। इनका जन्म जो है 12 अप्रैल 1885 ईस्वी में बहरामपुर बंगाल प्रेसिडेंटी ब्रितानी भारत में हुआ था। मृत्यु 23 मई 1930 में कोलकाता बंगाल प्रेसिडेंटी भारत, जो कि ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था उस समय। राष्ट्रीयता भारतीय, जातीयता बंगाली थे और व्यवसाय जो है इतिहासकार और पुरातत्वविद थे। अगला हमारा प्रश्न है रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है। जो रंगपुर है वह कहां पर स्थित है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में या फिर राजस्थान में। तो इसका सही आंसर है हमारा सौराष्ट्र में। तो रंगपुर को हम मैप में देख ले रहे हैं। तो रंगपुर सौराष्ट्र गुजरात का क्षेत्र होता है और ये रंगपुर है और यह पूरा क्षेत्र हमारा गुजरात का है। तो रंगपुर हमारे भारतीय क्षेत्र में प्रमुख पुरातात्विक स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो पुरातात्विक प्रभारी थे, इनके बारे में पूछा गया है। हम पहले बता चुके हैं। इसके ऑप्शंस दिया है लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव, कर्नल टॉड। तो इसका सही आंसर है सर जॉन मार्शल। और सर जॉन मार्शल के बारे में हमने देखा, इनका नाम जो है सर जॉन हुबर्ट मार्शल है और ये जो है 1902 से 1928 तक भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक रहे। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिलती है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता की मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो इसमें ऑप्शन ए है घोड़ा, बी है गधा, सी है बैल, डी है हाथी।
तो सिंधु घाटी सभ्यता की मुहर पे हमें बैल का चित्र मिलता है, और बैल जो है पशुपति के रूप में भी यहाँ पर पशुओं के प्रमुख साधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता था। बैल एक सिंधु घाटी सभ्यता का पूजनीय जानवर था, और ये आप देख रहे हैं सिंधु सभ्यता की मुहर में जो है ये बैल का चित्र है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग किस चीज़ पर विश्वास करते थे? आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृ शक्ति में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ शक्ति में विश्वास करते थे, क्योंकि इस जीवन की उत्पत्ति जो है मातृशक्ति के रूप में ही होती है। और इस प्रकार की मूर्ति जो है कांसे की आपको सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलती है, और ये मातृ देवी के रूप में इस प्रकार से मूर्तियाँ सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख हैं, जिसकी पूजा की जाती थी। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? कौन सा ऐसा स्थल है जो समुद्र तट पर स्थित नहीं है? तो सुरकोटदा, लोथल, बालाकोट और कोट दीजी। तो यह जो है हमारा बालाकोट है। बालाकोट जो है पेशावर पंजाब में है, जो कि भारतीय और पाकिस्तान सीमा पर है, जिस पर जो है काफ़ी विवाद और लड़ाइयाँ भी हुई हैं। तो ये बालाकोट यहाँ पर ऊपरी क्षेत्र में है। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? मोहनजोदड़ो में जो प्राप्त सबसे बड़ी इमारत है वह कौन सी है, जिसे सबसे बड़ी इमारत के रूप में माना जाता है? तो इसका ऑप्शन है विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, जिसको धान्य कोठार कहा जाता था, और सभा भवन, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है विशाल अन्नागार है। जो विशाल अन्नागार है, जो विशाल स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्थल है, यह इससे भी बड़ा है। आप देखेंगे तो इस प्रकार से विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ विशाल अन्नागार था, जिसमें अन्न का संग्रह किया जाता था। यह दुर्ग के अंदर होता था, जो कि सुरक्षित स्थान माना जाता है। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? मतलब घर को बनाने के लिए या फिर शहर को बसाने के लिए वो किस प्रकार की विन्यास की पद्धति अपनाते थे? ए शतरंज बोर्ड की तरह की आकृति थी, गोलाकार आकृति थी, या ग्रिड पद्धति में, या फिर त्रिभुजाकार आकृति में? तो इसका सही आंसर है ग्रिड पद्धति में। और ग्रिड पद्धति ऐसी होती है कि जिसमें घरों का निर्माण जो है ऐसे किया जाता था कि वो सड़कों के किनारे होती थी, और सड़कें जो हैं एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं, और जो सड़कों के किनारे जो घर बने हुए होते हैं उनके जो है दरवाजे जो है पीछे पतली गैलरी में खुला करते थे। और इस प्रकार की संरचना हमारे वर्तमान में स्थापित भारतीय चंडीगढ़ में उपलब्ध है। चंडीगढ़ का ये मैप है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ग्रिड पद्धति का उपयोग सिंधु घाटी सभ्यता से ही कॉपी किया गया है। यह जो है मेन हाईवे है, जो शहर के बाहरी क्षेत्र से होता हुआ निकलता है। ये चंडीगढ़ का मैप है, और इसमें आप देखेंगे सड़कें जो इस शहर के अंदर की सड़कें हैं एक दूसरे को समकोण पर काट रही हैं। आप हर सड़क को आसानी से देख सकते हैं इस मैप के माध्यम से, और ये उसकी दूसरी सड़कें हैं जो एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए आगे बढ़ रही हैं। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित नगरीय सभ्यता होने का आज भी कितना महत्व है, जिसके आधार पर हम वर्तमान में अपने शहरों का निर्माण कर रहे हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, और जो नीचे दिया गया है ये प्राचीन स्थल हैं, और उसके बाद पुरातात्विक अवशेष हैं। ए है लोथल, और इसके सामने लिखा है जुता हुआ खेत। बी है कालीबंगा, इसमें लिखा है गोदीवाड़ा डक यार्ड, इसका मतलब होता है बंदरगाह। और सी है धौलावीरा, पक्की मिट्टी के बर्तन, जो कि पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति है। और डी है बनवाली, हड़प्पाई लिपि के बने आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख बनवाली। अब इसको हम सही से सुमेलित कर लेते हैं। तो इसको जब हम सुमेलित करेंगे
तो ए को हम लोथल, हम बताएं लोथल जो है ये हमारा जो है बंदरगाह है, तो ये जो है हमारा 2 से मैच करेगा, गोदीवाड़ा या डकयार्ड की तरह। और जो हमारा दूसरा है कालीबंगा, कालीबंगा में हमें जो है बंगन, इसमें जो है हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। और जो हमारा सी है धौलावीरा, इसमें जो है हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिलता है धौलावीरा। यहाँ पर जो है हमें लिपि में, शिलालेख में जो है लिपि मिलती है। और जो हमारा अगला है डी बनवाली, यह जो है हमारा ऑप्शन एक बच रहा है जो 3 है। यहाँ पर जो है पकी मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति हमको देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से हम देख लेंगे कौन सा हमारा विकल्प सही है। ए का 2 विकल्प यहाँ पर 2 में है, फिर बी का 1 भी जो है यहाँ पर एक ही विकल्प में है, 2 विकल्प में, और तीसरा हमारा है धौलावीरा और ये जो है 4 में है, तो तीसरा जो हमारा 4 में है। तो इस प्रकार से हमारा ये दूसरा ऑप्शन ये सही हो जाता है। तो लोथल जो है एक बंदरगाह है, और कालीबंगन में जो है जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं, और धौलावीरा में जो है हमें शिलालेख पर लिपि मिली है 10 चिन्हों वाली, और बनवाली में जो है पकी मिट्टी की बनी हुई हल्की हमको प्रकृति मिलती है। तो ये रहा हमारा आज का प्रश्न, और ये हमारा क्वेश्चन है आज का। और क्वेश्चन, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो यह कौन से स्थान पर है? धौलावीरा में है, लोथल में है, या फिर कालीबंगन में है, या फिर आलमगीरपुर में है? तो आपको इसका आंसर देना है। आप इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।